नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। आज हम बात करेंगे मझवा सीट को लेकर। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से एक है मझवा सीट। मझवा सीट जो कि एक ऐसी सीट है जिस पर फिलहाल अगर हम देखें तो एक तरीके से युद्ध है कि आखिर कौन सी पार्टी का प्रत्याशी उस सीट पर उतरने वाला है, क्योंकि अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन इसके साथ ही जातीय समीकरण क्या कहते हैं, कौन सी पार्टी की दावेदारी मजबूत है और कौन सी पार्टी किस तरीके से तैयारियों में लगी हुई है, इस बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। मेरे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव, जो कि सबसे पहले हमें ये जानकारी देने वाले हैं कि जो मझवा सीट है उसका राजनीतिक इतिहास क्या है, उसका जातीय समीकरण क्या है। देखिए, मझवा सीट जो है वो मिर्जापुर जिले के अंतर्गत आता है। 5 विधानसभा सीटों वाला जिला है। बड़ा ही वीआईपी सीट रहा है। 1989 तक ऐसा कहा जाता था कि जो भी विधायक यहाँ से बनता था उसका राज्य सरकार में मंत्री बनना तय होता था। अच्छा। और ये सीट एक समय था कि पंडित कमलापति त्रिपाठी के परिवार में भी रहा। ऐसी आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि ताकि हाल कभी ललितेश त्रिपाठी जो भदोही से चुनाव लड़े थे, जिस प्रकार की उनकी नज़दीकियाँ अखिलेश यादव के साथ देखी जा रही है, और अभी बंगाल में जो अभी समाजवादी पार्टी के सांसदों का जो सम्मान समारोह था, जिसमें बड़े स्तर पे एक सम्मान समारोह आयोजित की थी ममता बनर्जी, उस समय उन्होंने बड़े अगड़े की भूमिका में जाके वहाँ पे सारा व्यवस्था देखा था ताकि सम्मान में कोई कमी ना हो। तो ऐसे में एक कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं या फिर जो वहाँ की स्थानीय राजनीति को जो समझते हैं, उनका ऐसा भी मानना है कि शायद हो सकता हो कि ललितेश त्रिपाठी को सपा अपने कोटे से टिकट देके और उम्मीदवार के तौर पे भेज दे। और एक इतिहास ये भी रहा है कि 1969 तक ये सीट रिजर्व रही है और बसपा और कांग्रेस का बड़ा वर्चस्व रहा है यहाँ पे। 2017 में पहली बार बीजेपी यहाँ सुष्मिता मौर्य जीत के चुनाव आई थी। ऐसे में सीट बड़ा अच्छा है। मतलब समीकरण की अगर बात करें तो फिर ब्राह्मण बाहुल्यता वाली है, ब्राह्मण है, दलित है, बिंद है, तो ऐसे अगड़ा पिछड़ा का एक अच्छा गठजोड़ है इस सीट पे। और आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि भाजपा किसको उम्मीदवार लड़ाती, क्योंकि उनके जो विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं। तो ऐसे में देखना ये भी दिलचस्प होगा कि किसको पार्टी लेके आती है। बिल्कुल। देखिए, अब जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया कि जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण, दलित और बिंद ऐसी जाति हैं जिनका बोलबाला है। और अगर हम और जातियों की बात करें, चाहे वो राजपूत हो या फिर जो अन्य जातियां हैं, वो 20,000, मुस्लिमों की अगर बात करें तो 30,000, कुछ इस तरह के पोर्शन में वो वहां पर हैं। लेकिन अगर निर्णायक भूमिका में देखें तो ब्राह्मण और दलित और इसके साथ ही बिंद। और ये भी देखिए यहाँ से, क्योंकि विनोद कुमार बिंद जीते थे, हालांकि अब वो सांसद बन गए हैं, उनके बाद ये सीट खाली हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर दावेदारी किसकी कितनी है, क्योंकि यहाँ पर निषाद पार्टी की तरफ से भी दावेदारी को लेकर बात की जा रही है। बीजेपी फिलहाल चुप्पी साधे हुए है, क्लियर कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी के हाईकमान ने कहीं ना कहीं एक संदेश दे दिया है कि हम 9 सीटों पे खुद लड़ेंगे और एक सीट ये जो मीरापुर वाला है वो चंदन चौहान वाला, बिल्कुल, और सीट रालोद को दिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से जो अभी बीते चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है पूर्वांचल में, जो जिस सोच के साथ बीजेपी ने अपने घटक दलों के साथ गठबंधन किया था, वो कहीं ना कहीं साकार नहीं हो पाया। आप देखिए कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हार गया। अपने बेटे का सीट नहीं बचा पाए संजय निषाद खलीलाबाद वाली सीट। तो कहीं ना कहीं बीजेपी नाराज भी है अपने घटक दलों से। तो जैसा परफॉर्मेंस की वो उम्मीद कर रहे थे अपने घटक दलों से, जिस प्रकार से वो वोट शिफ्ट की सोच के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, वो वोट शिफ्ट नहीं हो पाए। इस वजह से स्थिति अब बीजेपी को रिस्क नहीं लेना चाहती है कि आने वाला, और कहीं ना कहीं जो 2000 ये जो उपचुनाव होने हैं इसमें कहीं ना कहीं योगी के साख भी दांव पर है। जिस प्रकार से बीते दिनों राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश में घटे हैं, संगठन बनाना। एक बात मुझे यहाँ पर बोलनी पड़ेगी। गौरव कहते हैं कि हमारी जीत से ज्यादा, तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे हैं। ठीक इसी तरह से बीजेपी के साथ है कि भले ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है लोकसभा चुनावों में, लेकिन उनकी जीत से ज्यादा बीजेपी की हार के चर्चे इन चुनावों में रहे हैं। और पूरी कोशिश करेगी बीजेपी की इस बार उपचुनावों में वो इस जो हार हुई है उसको जीत में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ नहीं है बल्कि ये 2027 तक जाना है। बहुत जरूरी है। बीजेपी या फिर सीएम योगी की बात करें तो वो इसको सेमीफाइनल के तौर पे देख रहे हैं। खुद को ऐसा प्रूव करना चाहते हैं कि हम
एज ए सेमीफाइनल। आप देखिए कि जिस प्रकार से अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, जब कल चुनाव की तारीखों को शेड्यूल को लेकर जब चुनाव आयुक्त आए थे तो ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र का भी चुनाव होगा साथ में, लेकिन महाराष्ट्र की भी कोई सुगबुगाहट नहीं रही। उन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात की, तो ऐसा लग रहा था कि उन्हीं के साथ उपचुनाव भी यूपी में कराए जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस पे ब्रेक है। लेकिन आप प्रदेश की राजधानी की हलचल देखिए, आए दिन लगातार चाहे समाजवादी पार्टी हो, यहाँ तक कि कांग्रेस भी सक्रिय हो के 10 सीटें पर्यवेक्षक उतार दी, भाजपा कई दौर की मीटिंग कर चुकी है। तो ऐसे देखने को मिल रहा है कि पूरे तरीके से सारी पार्टियां चुनाव मोड ऑन कर चुकी हैं, बिल्कुल, और एकदम चुनावी रण में उतरने को बेताब है, क्योंकि वो दो हाथ करना चाहते हैं अब चुनावी रण में जाके। जिस प्रकार से माहौल बना है प्रदेश की राजधानी का, हर दिन आप वीआईपी गेस्ट हाउस बुक रह रहे हैं, पार्टी कार्यालय में मीटिंग्स के दौर जो जिस प्रकार चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब तक सिर्फ बीजेपी का नाम था कि बूथ स्तर तक जाकर अब तो पन्ना प्रमुख तक वो तैयारी करती है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी भी उसी दिशा पर है। देखिए, पन्ना प्रमुख का जो फॉर्मूला था बीजेपी का, उसमें वो जो बूथ अध्यक्ष थे, बूथ कमेटी गठित होती थी। उस बूथ कमेटी में क्या होता था कि एक एक पन्ना अपने वार्ड के हिसाब दिया था, उनको जिम्मेदारी दी जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल तो 200 वोटर हैं अगर एक वार्ड में, तो पन्ना प्रमुख बनाया जाता था, उसमें जिम्मेदारी देखिए आप कितने वोटर, उसमें 50% वोटर का एक मार्जिन रखा था कि आपको इतने वोट पोल कराने ही कराने हैं पार्टी पर। तो ये बीजेपी का जो था वो 2014 में आया, फिर उसके बाद एक वो उस धड़े की राजनीति से जब शुरुआत हुई पन्ना प्रमुख वाले, तो उसमें बड़ा फायदा रहा बीजेपी को आगे चल के। आप उसका नतीजा भी देखिए, कैसे नतीजों में, कैसे सीटों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। तो अब सपा भी उस धड़े पर उतर चुकी है। सपा भी देखिए आपने 6 पर्यवेक्षक लगा दिए हैं अपने इंचार्ज को घोषित कर दिए। तो पूरा जिस जात कहीं ना कहीं अगर हम सीट की, मझवा सीट की बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि वीआईपी सीट बिल्कुल बिल्कुल वीआईपी सीट है, और सिर्फ ना सिर्फ निषाद पार्टी बल्कि अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल है उनको भी यहाँ पर बोला गया है कि भाई आप भी ध्यान दीजिए, क्योंकि उनका पूरा इलाका है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि जो और दल जुड़े हुए हैं बीजेपी पार्टी के साथ में, उनका फोकस रहे यहाँ पर, भले ही उन्हें वो सीट मिले या ना मिले। बीते कई चुनावों से हाशिए पर चले गए पंडित कमलापत त्रिपाठी के परिवार का भी ऐसा मानना है कि हम इस उपचुनाव से अपने खोए हुए वर्चस्व को, देखिए आप कई चुनाव हार चुके हैं, कॉन्फिडेंस हाई है कांग्रेस का, कॉन्फिडेंस भले है, लेकिन अभी जो ये क्या नाम है ललितेश त्रिपाठी है, पिछले कई चुनाव हार चुके थे। कहीं ना कहीं कमलापत त्रिपाठी जो थे बड़ा फेस थे केंद्र की राजनीति में, इंदिरा गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे, प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं, तो उनका कद बड़ा था। उस हिसाब से उनके कद को अगर कहा जाए तो उनके कद को भुना नहीं पा रहे हैं इनके जो परिवार के। बाद के दिनों में भले पंडित लोकनाथ त्रिपाठी ने विधायक रहे उस सीट से, लेकिन अभी ललितेश त्रिपाठी की जो राजनीति है वो हाशिए पर है। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एक मुझे रिफ्रेशमेंट मिल जाए। चलिए ठीक है गौरव ने हमें काफी हद तक ये समझा दिया है हमारी जनता को भी कि आखिर राजनीतिक इतिहास इस सीट का क्या है और इसके साथ ही जातीय समीकरण क्या है। अब बात करेंगे हम पंकज जी से, जो कि हमें ये बताने वाले हैं कि आखिर यहाँ पर जो इंडी गठबंधन है उनके बीच में क्या रार है। इस सीट की बात नहीं बल्कि कई सीटों पर देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग 4 सीटों की थी। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें तो उसमें भी ये रार देखने को मिल रही है। कोई भी यहाँ पर पार्टी फिलहाल ऐसी नहीं है इस सीट की अगर बात करें जो कि सीधा सीधा ये क्लियर कर सके कि जी हाँ हमारी तरफ से ये प्रत्याशी क्लियर है, अगर हम बीएसपी को छोड़ दें तो जी आप बताइए। ये मझवा सीट पे, जो मझवा सीट है, इस सीट पे आपको निषाद पार्टी का दावा है और बीजेपी किसी भी सूरत में ये सीट इन्हें नहीं देना चाहती। बीजेपी का कहना है निषाद पार्टी को, जो निषाद पार्टी 2 सीट मांग रही है और बीजेपी दोनों में से 1 सीट भी नहीं, जबकि कल संजय निषाद ने कर दिया जो भैया भाई जो 2022 पे जिस फॉर्मूले पे चुनाव हुआ था उस फॉर्मूले पे इस बार भी होगा, और जो जहां से प्रत्याशी था जिसका वो सीट था उसके प्रत्याशी यहां से उतारे जाएंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है जब लोकसभा का चुनाव हुआ था जो मझवा सीट है वहां पे जो इनके प्रत्याशी थे उनको विधानसभा के चुनाव में 33,000 के मत से मझवा सीट को इसमें निषाद पार्टी ने इसको जीता था, भिंद जीते थे। लेकिन जब इस बार का लोकसभा जब चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को यहाँ से लीड तो मिली, लेकिन महज 2,000 की लीड थी। तो निषाद पार्टी का जो यहाँ पे, चूंकि निषाद बाहुल्य सीट है उनका है ये, तो इस सीट पे ये कहना उनका दलित ब्राह्मण और इस गठजोड़ वाला ये सीट है, तो उनका ये कहना चूंकि आपका जो लोकप्रियता है यहाँ कम हो रहा है तो हम इस सीट को आपको देके रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस सीट से जो निषाद पार्टी के जो संजय निषाद हैं, विनोद कुमार अरविंद जीते थे। हाँ, अरविंद जीते थे, लेकिन इनके बेटे जब विनोद कुमार बिंद जीते थे, जो कि अब लोकसभा चुनावों में सांसद बन गए। लेकिन लोकसभा चुनाव में संजय निषाद के बेटे भी चुनाव मैदान में थे, लेकिन वो हार गए थे। तो इससे बीजेपी का, निषाद पार्टी पे बीजेपी ये दबाव बना रही है जो नहीं, इस बार सो आप
थोड़ा बैकफुट पाइए, और चूंकि ये नाक की लड़ाई वाला है, ये उपचुनाव है, तो इस उपचुनाव में हम आएंगे, लेकिन अपने तेवर संजय निषाद ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। तो अब बीजेपी का आगे का एक्शन और प्लान क्या होता है, ये बड़ा देखने वाली बात होगी। जो रही बात समाजवादी पार्टी का, तो मजबा सीट पे समाजवादी पार्टी का पिछले बार प्रत्याशी था जो हार गया था, कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे चौथे लेकिन एक नंबर बात पे आए और थे। है, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पिछले 3 चुनावों में लगातार सेकंड पोजीशन पर आए सेकंड हैं, पोजीशन पर है। है ना। और बसपा यहाँ से 5 बार जीत चुकी है। कांग्रेस की बात करें तो 2007 से पहले कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस गायब है। जिस तरीके से पीडीए का जो नारा दिया है समाजवादी पार्टी ने, और उसी रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रही है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर वो उसी के साथ रहती है तो हो सकता है कि मजबा सीट के लोगों का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ हो जाए। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस में ये तय नहीं हो पाया है जो मजबा सीट से कौन खड़ा होगा, किसके प्रत्याशी होंगे। और खबरें ये भी आ रही है जो 3 सीट जो कांग्रेस को मिलेगा उसमें से एक मजबा सीट भी है। तो मजबा का सीट अगर कांग्रेस के खाते में जाता है, जो कांग्रेस चौथे पायदान पे रही है, तीसरे या चौथे पायदान पे लगातार चुनावों में रह रही है, तो उसका क्या अप्रोच होगा, इसको देखने वाली बात होगी। देखिए, अगर हम इतिहास देखें हर पार्टी का, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर बीजेपी काफी मजबूत नजर आती है। नहीं, आप इतिहास की जब देखिए, लेकिन आप कब के इतिहास की कांग्रेस बात बहुत करते हैं? हाई है, क्योंकि जो लोकसभा चुनावों में परिणाम मिला है उसके बाद कांग्रेस को ये लग रहा है कि अगर अब वो चुनावों में आती है तो उसको फायदा हो सकता है। फायदा होता इससे तो, लेकिन फायदा होता तो इसी फायदे को तो समाजवादी पार्टी भी तो बनाना चाहती है। अब समाजवादी पार्टी का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो अखिलेश यादव अगर 10 सीट में से कांग्रेस को कितने सीट देते हैं और कौन कौन सी सीट देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से 4 चार सीटों की डिमांड है, जिनमें से एक ये सीट भी है, मजबा सीट है, फूलपुर सीट है, कुंदरकी की वो मांग कर रही है, और गाजियाबाद सीट की वो मांग कर रही है। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को इस सीट पर जिम्मेदारी मिली हुई है, एक तो फूलपुर की बात करें और मजबा सीट की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी मिली हुई है। काफी एक्टिव वो नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम बिल्कुल डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के वो, और उन्होंने क्योंकि यहाँ पर कद्दावर नेता है, लेकिन विधानसभा चुनावों में जो उनका प्रदर्शन था उसको लेकर सवाल उठे थे। हालांकि उसके बाद से उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में जरूर आवाज उठाई है, बिगुल फूका है। अब उनके हाथ में जिम्मेदारी है, बिल्कुल फूका था। अब यहाँ पर इन उपचुनावों में उसको सेटल करने की कोशिश है, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस में जरा सी भी कमी आई तो वो भी कटघरे में खड़े हो। निश्चित रूप से देखिए, ये चुनाव बीजेपी की मूंछ की लड़ाई है, और ये उपचुनाव जो है यूपी का उपचुनाव, ये पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल गेम है या वार है, आप इसको बोल सकते हैं। अगर इस 10 सीट में से बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, बीजेपी 6, 7, 8 सीट अगर जीत जाती है, तो आपको ना सिर्फ यूपी के पॉलिटिक्स में आपको एक अस्थायित्व देखने को मिलेगा, जबकि बल्कि केंद्र के पॉलिटिक्स में भी बीजेपी ज्यादा, जो अभी बैकफुट पे खेल रही है, डिफेंसिव अप्रोच पे है, वो काफी एग्रेसिव हो जाएगा, और कहने के लिए हो जाएगा जो देखिए सो ये तो था और हमने जनता का भरोसा फिर से कायम कर लिया। बिल्कुल ये और इन समाजवादी पार्टी और इन्होंने तुक्के में लोकसभा चुनाव में ये जीता था। तो ये देखिए 2027 का जो आप बार बार कहती हैं जो सेमीफाइनल है, तो निश्चित रूप से सेमीफाइनल है, और इससे बहुत ही ये उपचुनाव का रिजल्ट जो होगा सो इंडियन पॉलिटिक्स का, नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स की भी अगर बात करें तो उसका मोमेंटम तय करेगा। ये बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उससे पहले एक प्री बोर्ड होते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि जो छात्र है उसकी स्थिति कैसी है, कितनी उसने तैयारी की हुई है। तो तमाम जो दल हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये परिणाम ये बता देंगे कि उनकी तैयारी कैसी है और कितनी है आगे आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए। बहरहाल देखिए, यहाँ पर अगर हम तस्वीर को सीधे सीधे देखें तो अभी प्रत्याशी भले ही यहाँ पर फाइनल नहीं है, लेकिन बीजेपी थोड़ा सा इस चुनाव को इजी लेकर चल रही है। आगे वो क्या करती है देखने वाली बात होगी। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।